हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम यहाँ क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को लिया हुआ है। और ये बहुत ही एक अच्छी क्लास होने वाली है। एक ही बार में आपके सारे अनुच्छेद कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया है अनुच्छेद 1 से लेकर जितने भी संविधान में मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो करते हैं स्टार्ट, जिसमें कि अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। मतलब जो भी हमारा देश है उसमें जितने भी नए राज्य हैं उनकी स्थापना या फिर उनके प्रवेश का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब या तो नए राज्यों का निर्माण करेगा या फिर जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमा क्षेत्र में या उनके नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। क्लियर। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 5 में दे रखा है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। मतलब जिस समय संविधान शुरू हुआ था उस समय की नागरिकता। सही है, प्रारंभ के समय से नागरिकता अनुच्छेद 5 में इसका प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 5 में। ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है, इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्लियर हुआ। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब इस देश के अंदर जो भी जनता रह रही है उसको जो है धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। इसका प्रावधान किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 15 में। ठीक है, इस पर प्रतिषेध का ये प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। क्लियर। और अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान। मतलब छुआछूत का अंत इसमें कर दिया गया था, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। किसका प्रावधान है इसके अंदर? उपाधियों का अंत। इसमें जो भी उपाधियां दी जाती थी पहले संविधान निर्माण होने से पहले किसी को भी कोई भी उपाधि दे दी जाती थी, तो उनका जो है इसमें यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी अपराध के लिए जो है उसको जबरदस्ती उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते। ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का ये क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान में? इसमें दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है अनुच्छेद 21 का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या प्रावधान है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। सही है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इनको एज इट इज ऐसे रट लीजिए, ऐसे ही मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है हमें,
पहले मेन मतलब इसी स्पीड से जो है हमें इन्हें जो है रट लेना है सही से, और यही डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगली क्लास में जो है इसी पे हम मतलब एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आएंगे अनुच्छेद के ऊपर, तो बाकी सब आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किस कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों, जो भी कारखाने या फिर आपकी जो माइंस होती हैं, जोखिम भरे काम जितने भी होते हैं उनमें बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब उसमें जो है बच्चे काम नहीं करेंगे, उनका प्रतिषेध ये करता है अनुच्छेद 24। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अपना सकता है, सही है, और उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार वह जो है कर सकता है। यह प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो भी भारत में अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किस में दिया गया है? अनुच्छेद 29 में। क्लियर? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वह जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, अपनी बात वहाँ से मनवा सकता है वो। अगला अनुच्छेद है इसमें अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान में क्या प्रावधान करता है? इसमें दिया गया है प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसे जो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्या प्रावधान करता है अनुच्छेद 39? प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उनको जो है समान कार्य के लिए, यदि वो एक ही पोस्ट पर अगर काम कर रही हैं तो उसके लिए समान वेतन का प्रावधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 39 का, इसमें क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय दिया जाएगा सभी को और निःशुल्क विधिक सहायता यहाँ पर दिए जाने का प्रावधान करता है अनुच्छेद 39 का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या प्रावधान करता है? ये कहता है ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनकी स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, सही है, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब रोजगार से जुड़ा हुआ यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 41 के काम पाने का अधिकार, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, ठीक। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इसमें क्या प्रावधान है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, मतलब सभी को जो है समान नागरिक सिविल संहिता का प्रावधान दिया गया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान है देखते हैं इसके बारे में भी। इसमें दिया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, मतलब जो भी बच्चे 6 वर्ष की आयु से कम हैं उनके लिए जो है शिक्षा के लिए, उनके लिए विशेष शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, और देखभाल के लिए उनकी। तो ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 45। अगला अनुच्छेद है 48 का। इसमें क्या है? पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 48 का में क्या प्रावधान है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, सही है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, सही है, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड अनुच्छेद है आपका 48 का। क्या है इसमें? इसमें एक तो पर्यावरण का संरक्षण करना है, सही है, पर्यावरण के संरक्षण का प्रावधान है, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भी किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद
अनुच्छेद 50, इसमें क्या गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सही है, जो आपकी कार्यपालिका है उससे और जो न्यायपालिका है इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, इन दोनों का पृथक्करण है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब आपके पड़ोसी देश हैं, सही है, उनसे जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्या है, शांति। सही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस में दी गई है, अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 का में क्या है, इसमें दिए गए हैं आपके मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में लिए गए हैं। और किस देश से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, ये रूस से। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। ये अनुच्छेद आपके रिलेटेड है राष्ट्रपति से। ठीक है, इनमें क्या है, 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 52 में। और जो संघीय की कार्यपालिका शक्ति है, संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। और इसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 53 में। सही है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 54 में दिया गया आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, कौन कौन होते हैं निर्वाचन मंडल में, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस रीति से इसका निर्वाचन किया जाएगा राष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये दिया गया आपका अनुच्छेद 55 में। और अनुच्छेद 56 में दिया गया है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, कब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, ये बात कही गई है अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अगर मान लो राष्ट्रपति अगर नहीं हो, दोबारा से किसी को वो करना है, निर्वाचन करना है उसका, तो उसकी जो है शर्तें दी गई हैं आपकी अनुच्छेद 57 में, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता मतलब। क्लियर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन या फिर उसकी क्या क्या अर्हताएं यहाँ पर ली जाती हैं, ये दिया गया है अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। क्लियर। और अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें जरूरी हैं राष्ट्रपति पद पे बने रहने के लिए, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 59 के अंतर्गत। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाना। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, अनुच्छेद 60 के तहत। क्लियर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। इसमें क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, सिर्फ महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग लाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में। यहां तक क्लियर हुआ। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 62। इसमें है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, मतलब उनका पद रिक्त हो रहा है उस समय, तो उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। सही है, उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आकस्मिक रिक्ति मतलब किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसे भरने के लिए क्या क्या शक्ति दी गई है, यह अनुच्छेद 62 के अंतर्गत। अनुच्छेद 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 में है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। जो उपराष्ट्रपति का पद है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 63 में। सही है, कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, यह दिया गया है अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, यही बात फिर आ गई यहीं पे जो हमने बताई थी भी, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह दिया गया है अनुच्छेद 64 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक मृत्यु अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। क्या, राष्ट्रपति द्वारा
उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में, मतलब अगर इन्हीं कारणों से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उनके पद को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। मतलब जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति के तौर पर पद पर बने रहेंगे। उनका विवरण किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 65 में। क्लियर। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है आपका अनुच्छेद 66 में। और कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, कब तक वो अपने पद पर रहेंगे। ये सारी बातें हैं अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। क्या दिया गया अनुच्छेद 68 में? कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का कराना। सही है। ये चुनाव के समय का, कब चुनाव का समय निर्धारित किया जाता है ये। और अगर अचानक में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसकी पद की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल की वजह है कब तक अपने पद पर रहेगा, अगर उपराष्ट्रपति पद पर अपने नहीं है तो। ठीक है। चलिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? अनुच्छेद 69 के। ठीक है ना। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। सही है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 71 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विषय हैं उनका प्रावधान है आपके अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किसको देता है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी जाती है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। सही है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको सजा को माफ करा सकता है, कम करा सकता है। सही है। क्लियर है ना। ये सब किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, वह दिया गया है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। सही है। अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए या फिर सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 75(1) में क्या है? अनुच्छेद 75(1) में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर करेगा। ठीक है। ये है 75(1) में। क्या हुआ? अनुच्छेद 75(1) में कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्लियर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में है भारत का एक महान्यायवादी होगा। सही है। महान्यायवादी के पद का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 76 में। क्लियर हुआ। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद के गठन का प्रावधान किया गया है कि एक संसद होगी और संसद में कौन कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है? ये अनुच्छेद 79 में। अच्छा, अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। ठीक है। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 के अंतर्गत दिया गया है, और अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है लोकसभा की संरचना का। सही है। लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 81 के अंदर। अनुच्छेद 83(1) में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 83(1) में दिया गया है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं
किया जा सकता, जिसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 83(1) में। अनुच्छेद 84 में क्या है? अनुच्छेद 84 में दिया गया है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, कि अगर कोई संसद की सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या अर्हताएं होंगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 84 में। ठीक है, और अनुच्छेद 85 में क्या है? अनुच्छेद 85 में बात दिया गया है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। सही है, संसद का सत्र कब शुरू किया जाएगा, या फिर उसका सत्र का समापन कब किया जाएगा, या सत्र को उसको विघटित कैसे करते हैं, इन सब का जो विवरण दिया गया है वो है अनुच्छेद 85 में। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे है अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101, इसमें क्या है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। सही है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 101 के अंतर्गत। और कब करता है वो निर्णायक मत का प्रयोग? पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर। सही है, जब जो गवर्नमेंट है, सही है, वो और जो विपक्ष है उन दोनों के मत जब बराबर हो जाते हैं, सही है, मतलब किसी का भी ये पता नहीं चल पाता कि कौन जीता या फिर कौन हारा, तो उस समय जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना एक मत का प्रयोग करता है, निर्णायक मत जिसको बोलते हैं, तो उसका प्रावधान है अनुच्छेद 101 के अंतर्गत। सही है, ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष को। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। इसमें क्या है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सदन में संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। सही है, अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। अच्छा, अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधायकों, ये विधेयक होंगे, ठीक है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, कि जो भी धन विधेयक हैं उनसे रिलेटेड जो भी उनसे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब किसमें दी गई हैं? अनुच्छेद 109 में। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 109 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। इसमें जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। सही है, धन विधेयक क्या होता है और कब लाया जाता है, ये इसके बारे में जो है अनुच्छेद 110 में दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, सही है, कि संसद के दोनों सदनों से अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है, सही है, तो फिर कहाँ पहुँचता है? राष्ट्रपति के पास पहुँचता है। फिर उस पर राष्ट्रपति क्या देते हैं? अपनी अनुमति देते हैं या नहीं देते, ये सब दिया गया है अनुच्छेद 111 में। सही है, विधेयक को राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद में जो है राष्ट्रपति के पास पहुँचाया जाता है, और जब जो है ये राष्ट्रपति इसको पास कर देते हैं तो ये विधेयक जो है फिर पास हो जाता है। सही है, उस पर अपने हस्ताक्षर कर देती हैं तो वो। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 112। इसमें क्या दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब बजट। सही है, ये किसमें इसकी बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण की। अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। जो भी वित्तीय विधेयक हैं उनके बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान है अनुच्छेद 117 में। यहाँ तक क्लियर? अगला अनुच्छेद है 122। इसमें है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना। सही है, कि कोई भी न्यायालय है वो जो है संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते, ये दिया गया है अनुच्छेद 122 में। और अनुच्छेद 123 में क्या है? संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश कौन लाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 123 में। सही है, अध्यादेश की शक्ति लाने का प्रावधान अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो अध्यादेश लाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कब लाते हैं अध्यादेश? जब जो है कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो संसद में, तब जो है अध्यादेश लाया जाता है। क्लियर? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना और उसका गठन कैसे होता है, ये उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। मोस्ट इम्पोर्टेंट
पॉइंट उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यह है अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 133 में है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। सही है, कौन सी शक्ति? पुनर्विलोकन की शक्ति है, और किसकी? उच्चतम न्यायालय की, अनुच्छेद 137 में। और अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, यह बात की गई है अनुच्छेद 143 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में क्या है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? CAG। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है यहाँ अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात करता है अनुच्छेद 153, के राज्यों के सभी राज्यों के राज्यपाल होंगे, यह है अनुच्छेद 153 में। और अनुच्छेद 154 में क्या है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होंगी? वो राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, यह है अनुच्छेद 154 में। और राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। राज्यपाल की नियुक्ति की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 155 में। और विशेष परिस्थितियों में, मतलब आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का संचालन, सही है, ये कहाँ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 160 में। मतलब आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के जो भी कार्य होंगे वो हैं अनुच्छेद 160 में। और अनुच्छेद 161 में है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन। सही है, क्षमादान करना या फिर दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, मतलब उसकी जो सजा है उसको कम कराना या उसको माफ़ कर देना, या कुछ जो है उसमें दंडादेश को जो है कम कर देना, ये सब किस में है? अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 163 में है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। सही है, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है राज्यपाल को सलाह दी जाए, सही है, और सहयोग किया जाए किस राज्यपाल का, ये बात की गई है अनुच्छेद 163 में। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 एक में क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। क्लियर? राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है और जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये बात है आपके अनुच्छेद 164(1) में। और अनुच्छेद 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। सही है, राज्य के महाधिवक्ता के पद की बात कही गई है अनुच्छेद 165 में। और अनुच्छेद 169 है राज्यों के विधान परिषदों का उत्पादन या फिर सृजन। जो भी राज्य की विधान परिषदें हैं जिन जिन राज्यों में, उनके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 169 में। सही है, उनका सृजन कैसे किया जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 174 को। अनुच्छेद 174 क्या है? राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विकसित करने का अधिकार। क्या है? सत्र बुलाने का, राज्यपाल को जो है विधानमंडल में समय समय पर क्या करने का? सत्र बुलाने का, या फिर सत्रावसान करने का, या फिर उसे विघटित करने का अधिकार किसके पास है? विघटित होगा ये, सही है, विकसित नहीं। विघटित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। सही है, और ये किस अनुच्छेद के तहत शक्ति दी गई है राज्यपाल को? ये अनुच्छेद 174 में। अगला अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या कहा है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। राज्यपाल जो है विधेयकों पर अनुमति देने का अधिकार है, राज्यपाल को विधेयकों पर अनुमति देने का अधिकार है अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल को विधेयकों पर अनुमति देने का अधिकार है। ठीक,
बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। राष्ट्रपति के विचार के लिए जो आरक्षित विधेयक है उसकी बारे में जो शक्ति है राष्ट्रपति को दी गई है वो अनुच्छेद 201 में है। और अनुच्छेद 213 में क्या है, विधानमंडल में, सही है, विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? अनुच्छेद 213 में। कब जारी करते हैं? जब जो है विधानमंडल में सत्र ना चल रहा हो, सही है, तब उस समय राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं किसी भी सदन में, और वो शक्ति है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है अनुच्छेद 214 में, ठीक है। और अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये है अनुच्छेद 215 में। और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 129 में, ठीक है ना। और अनुच्छेद 216, इसमें क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन ये किसमें है? अनुच्छेद 216 में, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का गठन की बात किसमें कही गई थी? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन। क्लियर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 217, न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, सही है, और उसके पद की शर्तों के बारे में बात करता है अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें यह दी गई हैं अनुच्छेद 217 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 217 में। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में क्या है? उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, सही है। उच्च न्यायालय में भी जो है अगर आपके मौलिक अधिकारों का और उल्लंघन हो रहा है तो आप जो है उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं, सही है। और सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद में दी गई थी रिट जारी करने की शक्ति? अनुच्छेद 32 में, ठीक है। अनुच्छेद 32 में जो शक्ति दी गई थी वो उच्चतम न्यायालय में दी गई थी रिट जारी करने के लिए शक्ति, और अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय में आप रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अगला अनुच्छेद है 231। इसमें क्या है? दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, सही है। क्या होता है? जैसा मान लो एक उच्च न्यायालय है और दो राज्यों का उसमें जो है वह जो है दो राज्यों का काम अपना करता है, तो उनके लिए जो है एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है अनुच्छेद 231, सही है। और अनुच्छेद 233 में क्या है? जिलाधीशों की नियुक्ति। जितने भी जिला न्यायाधीश होते हैं, सही है, उनकी नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में। और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, जो भी आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं, सही है, उनके लिए जो है उच्च न्यायालय की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 241। इसमें अनुच्छेद 241 में दिया गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए उच्च न्यायालय भी होंगे, सही है। आगे अनुच्छेद 243 ख। अनुच्छेद 243 ख यह किसकी बात करता है? पंचायतों के गठन की, सही है, कि जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 झ में क्या दिया गया है? 243 झ सॉरी 243 झ में है पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। मतलब जो राज्य हैं वो वित्त आयोग गठित कर सकते हैं अपना, तो वो किस में दिया गया है? 243 झ में। 243 झ में जो है राज्य अपना वित्त आयोग गठित कर सकते हैं, ठीक है। और
अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग के बारे में, सही है, फाइनेंस कमीशंस के बारे में, ये राज्य वित्त आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 243 जहाँ किसके लिए, पंचायतों के लिए, सही है, पंचायतों के लिए जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा वो अनुच्छेद 243 जहाँ के तहत किया जाएगा। क्लियर। अगला है पंचायतों के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 टा में, पंचायतों के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243 टा में बात कही गई है, सही है। और नगर पालिकाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 243 था के तहत, सही है। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 था के तहत किया जाता है। और नगर पालिकाओं का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 243 या और का के अंतर्गत, सही है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। और जिला योजना समिति ये किस में है, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243 या और घा में, सही है। मतलब जितने भी अनुच्छेद थे वो आज हमने सब ले लिए हैं इसमें, इस वीडियो से हटके कोई अनुच्छेद मुझे लगता है कि देखने को मिले ही नहीं किसी एग्जाम में, सही है। सभी जो भी अनुच्छेद अगर मान लो इस तरीके से अगर आते हैं तो वो इसी वीडियो से आपके सब कवर हो जाएंगे। क्लियर है। कल इस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो अपना रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। और अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आ रही हो तो इसे जो है लाइक कर लें और जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और भी हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको यहाँ से उपलब्ध कराते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अनुच्छेद 243 या झा, सही है, इसमें क्या है, सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 243 या झा में जो है 200 सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति। राज्य सूची, सही है, कितनी सूची होती है हमारी, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये किस वाली कौन सी सूची की बात कर रहा है, राज्य सूची के, सही है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में, सही है, विधि बनाने की संसद की शक्ति किसको है, संसद को है। भाई राज्य सूची के विषय में जो भी राष्ट्रीय हित के लिए विधि बनाने में जो भी शक्ति प्रदान की गई है वो किसको की गई है, संसद को की गई है, सही है। क्लियर हुआ ना इतना, संसद को की गई है यह शक्ति अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 262 है, अंतर राज्य नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। मतलब 2 राज्यों के बीच में, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो भी नदियों को लेकर के जल विवाद है, सही है, उन विवादों का निपटारा या जो भी न्याय निर्णय है वो किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद 262 में, सही है। अनुच्छेद 262 में जो है नदियों के जल संबंधी विवादों को लेकर, मतलब कि ये बांध, जैसे बांध बना दिए जाते हैं बहुत सी नदियों पर बने हुए हैं आपके, तो जैसे कावेरी जल विवाद चल रहा है तो वो जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कावेरी जल विवाद अनुच्छेद 262 में, सही है। किन किन राज्यों हैं वो, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक राज्य, 4 राज्यों के अंदर विवाद है कावेरी जल विवाद, तो वो इसी अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 262 में, सही है। जो भी उसका निर्णय हुआ वो अनुच्छेद 262 के तहत वो लिया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है वो अनुच्छेद 263 में है। और अनुच्छेद 266 में क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे के बारे में प्रावधान, सही है, अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 266 में क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और जो लोक लेखे हैं उनके बारे में प्रावधान है इस अनुच्छेद में। और भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 267 में। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में है। और अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, भारत का एक वित्त आयोग होगा, इसके गठन की बात करता है अनुच्छेद 280। क्लियर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का क्या, अनुच्छेद 300 का में क्या प्रावधान है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाए। मतलब किसी को भी जो है, किसी भी नागरिक को बिना मतलब अधिकार के जो है उसे संपत्ति से उसे वंचित नहीं कर सकते। ये संपत्ति रखने का अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 300 का में, सही है। विधि के प्राधिकार के बिना,
विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात करता है अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 312 में। और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी आपका, संघ और क्या, अनुच्छेद 315। ठीक है, अनुच्छेद 315 क्या है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। सही है, यह है अनुच्छेद 315 में। और अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। सही है, निर्वाचन आयोग होगा। सही है, ये बात करता है अनुच्छेद 324 में, भारत का एक जो है निर्वाचन आयोग होगा, अनुच्छेद 324। और अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 क्या है, क्या प्रावधान है इसमें, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन आयोग। लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए, लोकसभा और राज्यों की, क्या है गलत कर, थोड़ा गलत हो गया इसमें, लोकसभा और राज्यों की, वही ना, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन आयोग का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, ये है क्लियर। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर आधार पर होना। मतलब वयस्क मताधिकार की बात कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है वयस्क मताधिकार? सही है, अनुच्छेद 326 में, कि वो लोकसभा में और जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग वह कर सकता है। सही है, अनुच्छेद 326 में जो भी वोटिंग होगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी, लोकसभा हो या फिर राज्य की विधानसभाएं हों। सही है, इन्हें आधार माना गया है वयस्क मताधिकार को। अनुच्छेद 330 है लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके सीटों का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में। और कौन कौन सी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण, और कहाँ पर, लोकसभा में। सही है, ये है अनुच्छेद 330 में। और अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, अनुच्छेद 331 में। और अनुच्छेद 332 में है राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। राज्यों की विधानसभाओं में कौन सा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए स्थानों का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में। अच्छा, यहाँ पर ये जो अनुच्छेद है ना, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाले होते हैं ये वाले। सही है, लोकसभा फिर विधानसभा, तो इसे देखो सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 330 ये लोकसभा की बात करता है। सही है, और अनुच्छेद 331 भी, ये भी लोकसभा की बात करता है। और लोकसभा की कैसे, जो अनुच्छेद 330 है उसमें क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोकसभा में उनकी सीटों का आरक्षण। क्लियर, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC और ST, इन दोनों जातियों का जो है लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। और अनुच्छेद 331 में क्या है, जो लोकसभा है ना उसमें जो एंग्लो इंडियन थे, सही है, उनका प्रतिनिधित्व है। और अनुच्छेद 332 में यहाँ पर आ जाती है बात विधानसभा की, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें जो अनुसूचित जाति हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके स्थानों का जो है आरक्षण, जो उनका आरक्षण है वो अनुच्छेद 332 में है। और अनुच्छेद 335 में जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण दिया गया है। सही है, तो चारों क्लियर हो गए ना। ये अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, और अनुच्छेद 331 में जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, और अनुच्छेद 332 में क्या है, राज्यसभाओं में जो है SC ST का आरक्षण, और अनुच्छेद 335 में, ये अनुच्छेद 335 नहीं, ये अनुच्छेद 333 होगा, अनुच्छेद 333, ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा यहाँ पर, ये अनुच्छेद 333। ठीक है, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, यहाँ पर अनुच्छेद 333 कर लें आप, थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पर। अनुच्छेद 333 में जो है राज्यों की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उनका आरक्षण यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, अगला है अनुच्छेद 338, यहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है।
सही है, इसे भी याद करते हैं क्लियर अपने। अनुच्छेद 338 में है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, कौन सा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 338 में। और 338 का में क्या है, यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति आयोग, सही है, कौन सा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 का में। क्या मतलब, जो 338 है उसमें तो हो गया एससी आयोग, सही है, और अनुच्छेद 338 का में जो है वह आपका एसटी आयोग, सही है, एससी कमीशन और एसटी कमीशन। और अनुच्छेद 340 इसमें है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन। और अनुच्छेद 340 में कौन सा हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। तीनों आयोग हमारे यहाँ पर हो गए, कौन कौन से, जो आपका है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, सही है। तो ये किस किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, सही है। इनके गठन की बात इन अनुच्छेदों में की गई है, तीनों में, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा क्या है हमारी, हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। ये अनुच्छेद 343 में है कि जो संघ है हमारा, उसकी जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी, क्लियर। और अनुच्छेद 344 में है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 344 में। आगे है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, सही है। अनुच्छेद 350 में क्या है, ये अनुच्छेद 350 का, टाइपिंग एरर काफ़ी है इस वाली पीडीएफ में हमारी, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेंगे। 350 का, सही है। इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, कि जो भी आपकी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षाएं आपको दी जाएगी वो आपकी मातृभाषा में ही दी जाएगी। जो भी आपकी मदर टंग होगी उसमें प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी लेवल है उसमें जो है, प्राइमरी लेवल में जो भी आपको एजुकेशन दी जाएगी, मतलब वो जो है आपकी मदर टंग में ही दी जाएगी, मातृभाषा में ही उसकी सुविधा आपको दी जाएगी, सही है। ये है अनुच्छेद 350 का में। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है कब, यदि युद्ध या फिर कोई बाह्य आक्रमण या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, तब जो है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। कब लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात, जब कोई युद्ध, देश पर कोई युद्ध हो जाए या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, सही है, क्लियर है ना, युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए देश के अंदर, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ क्लियर। आगे क्या है, अनुच्छेद 356। इसमें क्या है, जब इसमें लगाते हैं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जो है देश के अंदर या राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में हो, मतलब देश में ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि संविधान का जो ढांचा है वो एकदम फेल हो गया हो, मतलब सब अपनी मर्जी से चल रहा हो देश में, उल्टा सीधा, सही है। तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत जो है देश या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, क्लियर। और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात, सही है, वित्तीय आपातकाल, मतलब जब देश में मतलब जब देश में जो है सॉरी क्या, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ये क्या है, राष्ट्रपति जो है देश में वित्तीय आपात लगा सकते हैं अनुच्छेद 360 के तहत, सही है। और अनुच्छेद में अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है,
अनुच्छेद 368 में है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति। मतलब संविधान में जो भी संशोधन किए जाएंगे वो कौन करेगा? संसद करेगा, और यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 368 में संसद को। सही है, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी जाती है अनुच्छेद 368 के तहत। और अनुच्छेद 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। तो ये यहाँ पर हमारे सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो सही लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी यहाँ से कोई आपको कंटेंट दिया जाता है तो वो आपके पास में जो है आसानी से पहुँच जाए। और ये अभी स्टार्टिंग है, आगे देखते जाइए आप क्या होता है। बहुत बेहतर तरीके से यहाँ से आपको क्लासें दी जाएंगी। पहले थ्योरी क्लास, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस सेशन, फिर मैराथन, सभी तरीके से यहाँ से जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।